बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये जो आप हमारे बगल में लाइन देख रहे हैं, देश क्यों बेच दिया? जी हाँ, ये सवाल मेरा नहीं, हो सकता है आपका हो, मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी का है, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालत की परिचर्चा पत्रकारों के सामने की और उन्होंने ढेर सारे सवाल मोदी सरकार के सामने रखे और उनका जवाब मांगा है। और सारे सवालों का मर्म और सार ये है कि उनके मुताबिक मोदी सरकार ने देश के विभिन्न ऐसे संस्थानों को औने पौने दाम पर बेच दिया है, जिससे पूरा देश एक तरह से बिका हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी बात है। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या बातें कही हैं और क्या आरोप लगाए हैं, पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना ने आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां ये पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे। 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, रेलवे जो इस देश की रेल की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे, 400 इनको बनाने में 70 साल लगे और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया गया है। नमस्कार। एक के बाद एक आरोप देश के प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार पर राहुल गांधी ने लगा दी। और मजे की बात यह है और गंभीर बात यह है कि पी चिदम्बरम भी इस प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के साथ उपस्थित थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से ये बात रखी कि देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ही भंवर में ला खड़ा किया है मोदी सरकार ने। वास्तव में इस तरह के आरोप के मायने क्या हैं और संसद से सड़क तक घेर लेने के बाद अब इसके माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश क्या है और वो क्या प्राप्त कर लेना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से विपक्ष की साझा रणनीति बन रही है मोदी सरकार को घेरने की, और अभी कुछ दिन पहले विपक्ष की एक बैठक जिसमें 19 पार्टी के नेता शामिल थे, उसमें सोनिया गांधी ने जिस तरह का आह्वान किया है, क्या उसी के तहत अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है, या उस कवायद की एक शुरुआत है जिसका एक ग्लिम्स दिखा, जिसे राहुल गांधी ने मंगलवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्त किया। बड़ा सवाल इसलिए बनता है कि सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश को बेच दिया है।
इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक तो मैं रवि पराशर जी का स्वागत करता हूं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के अंदाज बड़े तल्ख हैं, क्या सचमुच प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया है? जी, पराशर जी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। रवि पराशर की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी देर में वो अपनी बात रखेंगे। और मेरा सवाल सिर्फ यही है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बहुत ही तल्ख अंदाज में टिप्पणी करते हुए उन्होंने उनको घेरा, और घेर लेने के बाद जो आरोप लगाया है वो सीधा सीधा ये है कि देश बेचा गया। और इस संदर्भ में उन्होंने ढेर सारी बातें कही। हमारे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट निहाल सिंह कवर कर रहे थे और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से ढेर सारे सवाल भी किए गए और उन्होंने सारे सवालों का उत्तर सिर्फ ये कह के दिया कि मोदी सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि जनता उनसे हिसाब मांगेगी। तो इस तरह की बात रखना और एकाएक इस तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में करना जिसमें आर्थिक नीतियों को लेकर के और कुछ आर्थिक कदमों को जो कि सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है और ये कहा गया है कि जिन मुद्दों उनका जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी ने बात इसलिए की क्योंकि उनके नज़रिए से इससे रोजगार घट रहा है, इससे देश का वो संसाधन जो लोगों तक, गरीबों तक वास्तव में पहुंचा जाना चाहिए था, वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और इसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है। तो इस तरीके से संसाधनों का जो वितरण होना चाहिए, जिस पर सरकार की नज़र होनी चाहिए थी, वो औने पौने दामों पर बेच करके सरकार उसका फ़ायदा उठा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को एनपीए करार दिया, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार दिया और बोला कि अप्रासंगिक हो गए राहुल गांधी और उनकी पार्टी, जो आरोप लगा रही है वो तर्क से परे है और इस तरीके के आरोप बेबुनियाद हैं, उनको लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को और सलाहकारों को लगता है कि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर सरकार को अगर इस तरीके से घेरा जाएगा तो उसके बड़े मायने होंगे। रवि जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो इसके जो मायने हैं सर, वो आप कुछ समझा रहे थे। हालांकि आपकी जी 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 जी
समझना एक बहुत बड़ा प्रेम है। मुझे पार्टी, मुझे लगता है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी चुनी हुई सरकार के पास इतनी अपूर्व शक्ति नहीं हो सकती है कि वो देश को बेच दे। तो पहली चीज ये है कि विपक्ष को जो आरोप लगाने चाहिए तथ्यपरक वस्तुपरक विषयों पर लगाने चाहिए। एक बहुत 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 जेनरिक अंदाज में कह देना कि देश बेच दिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि तकनीकी अगर भाषा में बात करें तो राहुल गांधी शायद ये कहना चाहते थे कि मौजूदा जो एनडीए सरकार है वो जो नवरत्न है या सरकारी कंपनियां हैं उनके प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और भी अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो उनका आरोप है कि ये सरकार विनिवेश की तरफ बढ़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है सरकारी हिस्सेदारी में। तो अब सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने पौने पौने दाम में देश बेच दिया, तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि क्या अगर ऊंचे दाम में पौने पौने जिसको कोट आप दे रहे हैं तो क्या ऊंचे दाम होते तो ये आरोप सही नहीं, तो फिर ये आरोप नहीं लगाते। तो पहले तो ये बताइए कि आप सिद्धांततः डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ है। अगर आप सिद्धांततः डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ है सरकारी उपक्रमों में तो फिर बताइए कि ये प्रक्रिया किस सरकार के दौर में शुरू हुई थी। बिल्कुल। जहाँ तक मुझे है कि सरकारी उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया बाकायदा सोच समझकर कांग्रेस के रिजीम में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान शुरू हुई और जिसकी पूरे वैश्विक स्तर पर जिसकी प्रशंसा की गई। तमाम दृष्टियों के जो अर्थशास्त्र है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हित और तो तमाम जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के दौरान एनडीए सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी प्रक्रिया तो यूपीए सरकार के दौरान ही शुरू हुई थी। और बल्कि उस समय जो प्रक्रिया शुरू हुई और उसके तो बहुत सकारात्मक परिणाम देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिले थे। जो कांग्रेस अर्थशास्त्री है वो तो आज भी उसकी तारीफ करते हैं। तो सवाल ये है कि भाई आपने जो एक रास्ता बनाया और जो एक रास्ता देश को दिखाया उस पर अगर कोई दूसरा चल रहा है तो आपको फिर परेशानी क्या हो रही है? रवि जी, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बचकाने तरीके से, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, इतने बचकाने तरीके से और कांग्रेस के 2-3 दिग्गजों के साथ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर में, इसका कोई लाभ मिलेगा क्या कांग्रेस को? देखिए, अब मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि कुछ चीजों का, कुछ बयान देने का कुछ टाइमिंग होता है जी। अब जिस समय देश अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन जो उस पर फोर्स के साथ लगा हुआ है, ऐसे समय में सरकार को एक ऐसे विषय पर घेरना, ये टाइमिंग मुझे समझ में नहीं आई। और क्योंकि राहुल गांधी मुझे लगता है कि न तो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो, न अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जैसा आपने शुरू में जानकारी दी, और शायद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी चिदम्बरम का चेहरा भी वहां पर इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं। वो क्या इतना बोले मुझे नहीं पता। हमने तो ज्यादातर राहुल गांधी के बयान ही सुने हैं और बड़े तल्ख अंदाज में सुने देश को बेच दी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि राजनीतिक विवेक ये कोई चीज होती है, और आप अगर विपक्ष में हैं और आप अगर इतने कमजोर हो गए हैं तो कम से कम ऐसे आरोप मत लगाइए कि देश को बेच दिया, लोकतंत्र खतरे में है। आप मुझे एक बात बताइए दिवाकर, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के समय जी मोदी सरकार ने तो अपने जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसमें किसान सम्मान में भी 6,000 रुपए की घोषणा की थी। उसको बढ़ाने का कोई उनका इरादा नहीं था, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बाकायदा सबको न्याय के नारे के तहत 5,000 रुपए सालाना हर गरीब के खाते में डालने की बात कही गई थी जी। अब राहुल गांधी की पार्टी और खुद राहुल गांधी बहुत जोर शोर से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 72,000 रुपए
और कहाँ 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के, कहाँ 72,000 रुपए कांग्रेस के। जब वो 72,000 रुपए की बात तो देश के आम मतदाता के जहन में नहीं डाल, 6,000 बनाम 72,000 की बात, तो इसमें आरोप ठीक कर लगाने से मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत राजनीतिक फायदा उनकी पार्टी को मिलने वाला है। अब बल्कि इससे उल्टे उनकी जो स्थिति है वो खुद गंभीर बहुत नहीं रह जाती, मुझे तो ऐसा लगता है। और आप देखिए कि उनके साथ पी चिदम्बरम थे और राहुल गांधी के सारे आरोपों को वो डिफाइन कर रहे थे, उसको एलेबोरेट कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की एक जो इकाई के रूप में जो रणनीति बनाने का जो तौर तरीका है सरकार को घेरने का, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि ये अपने ही सवालों और अपने ही घेरने की रणनीति के जाल में फंस जाते हैं और एक हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कांग्रेस की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं और फिर हास्यास्पद स्थिति भी हो जाती है। और अब आप अपने पीसीआर को मुझे फोन लगाने के लिए कह सकते हैं, जब तक हम बात तो कर ही रहे हैं जी, स्काइप ऑन हो गया दोबारा से। जी तो जी, बिल्कुल आप कह रहे दिवाकर की हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। और मुझे देखिए एक चीज और लगती है जी, कि जब कोई बहुत गंभीर आरोप लगाने के लिए बाकायदा देश के मीडिया को देश की राजधानी में एकत्र करते हैं, तो आपको बहुत बहुत सचेत होना चाहिए। जी, कुछ उदाहरण आप अगर कुछ उदाहरण आप बहुत ठोस तरीके से देते, जी, राहुल गांधी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखेंगे तो सिवाय आरोप और वो भी बहुत जेनरिक आरोपों के अलावा कोई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण नजर नहीं आता। जी, जी, कि वो कह रहे हैं और केंद्र सरकार भी बहुत बार कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी लोकतांत्रिक भारत जैसे देश में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका आर्थिक ढांचा जी, ऐसा नहीं कि एक मंत्री या कैबिनेट, पूरा एक ढांचा होता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी होती है। पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया है। तो नाम पर बदल देने से कोई कार्यप्रणाली पूरी संस्थाओं की पूरी नहीं बदल जाती है। जी, तो जो बुद्धिजीवी, जो ब्रेन, जो विशेषज्ञता देश में रहती है वो स्थायी तौर पर रहती है। और अर्थशास्त्र के लिहाज से दो रास्ते हैं, जी, दो दृष्टियां होती हैं। देश की जो दूसरी राष्ट्र, दुनिया की जो दूसरी शक्तियां हैं वो भी उसी पर चल रही हो। अमेरिका दुनिया का सबसे सर्वाधिक ताकतवर देश माना जाता है। जरूरी नहीं उसका आर्थिक मॉडल भी, उसके संचालन का आर्थिक मॉडल भी वही है। जो वीटो पावर है 5 हमारे विश्व की, उनके सबकी अपने अपने आर्थिक नीतियां होती हैं। और इस लिहाज से ये कह देना कि भारत सरकार ने या मौजूदा सरकार ने किसी ने कोई एक कदम उठाया है एक सोच के स्तर पर, तो उसको आप देश को बेचने वाली सरकार करा दें, ये मुझे लगता है कि एक बचकाने की बात है जिसका कोई राजनीतिक आधार भी मुझे नजर नहीं आता। चलिए सर, हम मान लेते हैं कि वास्तव में राहुल गांधी समय समय पर इस तरह के ऐसे निर्णय लेते हैं, खास करके सरकार को घेरने का जहां तक संदर्भ है उसमें हल्के पड़ जाती है कांग्रेस पार्टी और एक नेता के तौर पर भी। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि कम से कम डिसइन्वेस्टमेंट पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के एक श्वेत पत्र जारी कर दे ताकि ये स्थिति ही न बने। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, आप कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा करती है तो मुझे लगता है कोई उसमें परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें छुपा हुआ तो कुछ है नहीं, हिडन एजेंडा कुछ है नहीं। अगर सरकार कोई फैसला कर रही है तो वो सबके सामने। आजकल तो छुपा के आप जो सोशल मीडिया का जो इतना सक्रिय दौर है, सूचना और संचार क्रांति के दौर में कोई काम छुपा के तो आप किया नहीं जा सकता है। तो जब आप ये काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, अपनी एक आर्थिक दृष्टि से भारत को संपन्न बनाने का आप बार बार मंतव्य जाहिर कर ही चुके हैं, तो एक श्वेत पत्र या कोई विस्तृत एक डॉक्यूमेंट अगर
आप जारी कर देते हैं जिसमें आपके जितने भी इस तरीके के फैसले हैं उनके सकारात्मक होने के जो लॉजिक है, जो आपने अभी तक 7 साल में इस तरह के फैसले अगर किए हैं कोई डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, तो उनके जो सकारात्मक परिणाम सामने आए और जो भविष्य के जो फैसले अभी आप लेंगे, निकट भविष्य में जो लेंगे, ये तो देखिए देश की अर्थव्यवस्था और केवल भारत की नहीं, कोरोना काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। जी जी ऐसे में जो भविष्य में भारत की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए अगर भारत सरकार कोई परिपत्र, कोई श्वेत पत्र, कोई डॉक्यूमेंट, कोई विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दे, तो मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, देश के लोगों को समझ में आएगा, और जिनको नहीं समझ में आएगा वो समझने का प्रयास करेंगे। और फिर भी देखिए, विपक्ष को अगर उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो विपक्ष का काम यह होना चाहिए दिवाकर कि वो सरकार को सकारात्मक सुझाव दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर राहुल गांधी कोई एक मॉडल अपनी तरफ से रखते कि नहीं साहब आपने ये फैसला किया है, इसकी बजाय अगर आप ऐसा करते तो शायद देश का ज्यादा भला होता। मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, और खास तौर पर आर्थिक जो मसले हैं, देखिए पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, अब सामाजिक विकास के इशू बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे हैं जिन पे आप सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन जब देश की आर्थिक नीतियों के लिए आप सरकार को घेरते हैं तो वाकई एक गंभीर प्रश्न आप उठाते हैं। और उस गंभीर प्रश्न को उठाने के साथ साथ अगर आप सरकार को कुछ सकारात्मक संकेत भी दें, सकारात्मक सलाह दें, सकारात्मक संवाद आप सरकार से करें, तो मुझे लगता है कि एक ज्यादा विश्वसनीय विपक्ष की तरह आपको लिया जाएगा देश में। लेकिन आपने सही कहा कि सरकार को अपनी स्थिति केवल जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दी निर्मला सीतारमन ने, तो बजाय उसके निकट भविष्य में अगर कोई एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट में आप अपनी बात जनता के सामने रखेंगे तो अच्छा हो। देखिए, इसके पीछे जो मैं कारण समझ पा रहा हूं, क्योंकि संसद में चर्चा को बहुत ही गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निपटा दिया जाता है, हो हल्ला के तौर तरीके से। सड़क पर सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं। वस्तु स्थिति जो है उस पर तो गहन चर्चा होती ही नहीं, और विशेष करके कांग्रेस की तरफ से ये जो गैर जिम्मेदाराना पूर्ण तौर तरीका है, इससे तो पार्टी कुछ गेन कर नहीं पा रही है। बावजूद इसके अंदाज मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को और एनडीए सरकार को घेरने का राहुल गांधी का पिछले 7 सालों से चला आ रहा है। मैं इसका दर्शन समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जिस अंदाज में घेरते हैं उस अंदाज में वो सरकार को घेर ही नहीं पाते, बावजूद अंदाज वही रहता है। ये कुछ समझाइए सर, इसके पीछे एक गहन सवाल है ये। देखिए, अब ये बहुत असल में व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी राहुल गांधी की अगर हम मंतव्यों पर, उनकी स्टाइल पर बहुत गंभीरता से अगर टिप्पणी करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की में हार के बाद जो 4 पन्ने की खुली चिट्ठी लिख करके बाकायदा इस्तीफा दिया था, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब विद इन कांग्रेस उस 4 पन्नों की चिट्ठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देने का प्रयास किया है। उस चिट्ठी को एक बार फिर से अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उनकी कार्यशैली अपने आप सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आंख मिचौली चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, अभी जो आपने भी जिक्र किया कि अभी एक लगातार मॉनसून सेशन के दौरान कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता की तस्वीरें जाहिर करने के प्रयास होते रहे। संसद में कांग्रेस के कक्ष में हुआ, उसमें ममता बनर्जी दिल्ली में थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कोई सांसद उस मीटिंग में संसद परिसर में जो हुई उसमें मायावती खुद नदारत रही, अरविंद केजरीवाल नदारत रहे, को तो बुलाया ही नहीं जा रहा है। और ममता बनर्जी जब याद कीजिए पश्चिम बंगाल चुनाव में जब लोकतंत्र खतरे में उन्हें नजर आ रहा था
ममता बनर्जी को, तो एक चिट्ठी उन्होंने जारी की थी जिसमें 13 विपक्ष के नेताओं के नाम वो जारी की थी कि लोकतंत्र आइए, लोकतंत्र को बचाइए। तो उसमें भी मायावती जी का नाम नहीं था। तो मायावती जी को यानी बहुजन समाज पार्टी को तो शुरू से विपक्षी एकता में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में अब इलेक्शन है, वहाँ सीधे सीधे भिड़ंत है, तो आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए है। और सबसे बड़ी जो दिवाकर गौर करने वाली बात यह है कि जो पिछली मीटिंग जिसमें सोनिया गांधी जी ने बाकायदा आह्वान किया, उसमें थोड़ा सा उसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। उसमें उन्होंने साफ साफ आह्वान किया कि 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अब 2024 को अभी करीब करीब 3 साल हैं। जो आसन्न युद्ध है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, और 2 स्टेट में है, गोवा में है, मणिपुर में है, और 2022 के शुरुआत में, और दिवाकर 2022 के ही उत्तरार्ध में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये दोनों बड़े स्टेट हैं, बीजेपी गवर्नड स्टेट हैं। इसके अलावा 2023 में शुरुआत में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, ये भी बीजेपी गवर्नड स्टेट है। और इसके अलावा 2023 के उत्तरार्ध में राजस्थान में चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। यानी 2024 से पहले हम केवल उत्तर प्रदेश को ही ध्यान में लाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है, हकीकत तो ये है कि 2024 यानी आम चुनाव से पहले देश में 16 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जिसमें काफी राज्य बीजेपी गवर्न भी हैं, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये कांग्रेस गवर्न स्टेट भी हैं। जी। ऐसे में विपक्षी एकता को मजबूत करने वाली जो धुरी है, अगर वो ये कहे कि 2024 के लिए हमको एकजुट होना है, तो ये 2016 मतलब 16 विधानसभा चुनाव जो होने हैं उनमें हमें एकजुट नहीं रहना है, तो ये बड़ी अजीब सी विपक्षी एकता कायम करने की प्रयास मुझे नजर आते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अब मुझे लगता है दिवाकर, आपने जो सीधा प्रश्न किया था कि ये हो हल्ला मचाने के प्रयास राहुल गांधी क्यों करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की दृष्टि, कांग्रेस का आत्ममंथन घूम फिर के फिर उसी दिशा में पहुंच रहा है कि कमान कांग्रेस की एक बार फिर से राहुल गांधी के कंधे पर डाल दी जाए। और शायद यही वजह है कि वे केवल वायनाड से सांसद हैं इस समय, लेकिन अभी हमने कल या परसों देखा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में अंतर्विरोध उभर रहे हैं, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो दोनों दिल्ली में आके राहुल गांधी से मिले। यानी बीच बचाव राहुल गांधी अभी भी कर रहे हैं। बड़े मसले जो पार्टी के हैं वो अभी भी देख रहे हैं, बिना कोई पार्टी में, संगठन में बहुत महत्वपूर्ण ओहदा हुए भी वो बहुत सारे जो आजकल के जो विषय हैं कांग्रेस संगठन के, वो देख रहे हैं, नेता उनको तवज्जो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत यही है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी, क्योंकि अब 2019 में जब से उन्होंने जून या जुलाई में इस्तीफा दिया था, 2 साल से ज्यादा हो गया जब से कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना अंतरिम अध्यक्ष से काम चला रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं सोनिया गांधी जी का एक महत्वाकांक्षा सिर चढ़ के बोल रही है कि अब मैं तो अब हटूंगी, स्वास्थ्य कारणों से पार्टी का काम प्रत्यक्ष तौर पर शायद उतना नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अब एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष के रूप में बेटे राहुल गांधी के सर सेहरा वो देखना चाहते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी इतने सक्रिय नजर आते भी। ये सक्रियता है या अति सक्रियता, और इस सक्रियता का फायदा क्या, जिसमें सक्रियता वास्तव में आगे चल के एक निष्क्रिय होने के लिए मजबूर करती है पार्टी को? आपको नहीं लगता? नहीं लगता है, लेकिन अब विकल्प देखिए, कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचा है? आप देखिए, विपक्षी एकता के नाम पर पूरे मॉनसून सेशन में कांग्रेस पार्टी धुरी बनी रही, संसद नहीं चलने दी गई। वहीं कपिल सिब्बल, जिसको हम G23 के प्रमुख नेता कहते हैं, उनके जन्मदिन की पार्टी भी वहीं दिल्ली में मॉनसून सत्र के बाद जो है 8 या 9 अगस्त को दिल्ली में हुई, विपक्षी एकता के नाम पर वो बैठक भी हुई।
तो अब आपके पास विकल्प क्या है? अगर आप अब सक्रिय नजर नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, आप सक्रिय नजर आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश का मीडिया हब भी है। तो वहां अगर आप थोड़ी सी भी हलचल करते हैं तो टीवी न्यूज चैनलों के कैमरे वहां लग जाते हैं, अखबारों सर, के ये वहां तो रिपोर्टर। सक्रियता की पराकाष्ठा है, क्योंकि एक नेता जो विपक्ष का प्रमुख नेता है और तुरंत मीडिया हाइप होता है, उन्होंने कहा रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और तमाम इस तरह के आरोप, किसानों के सारे हित बेच दिए, सब कुछ बेच दिया गया। और ये बातें कहने के बाद जिस अंदाज में उसका तर्क दिया जाता है, मतलब सवाल भी मैं क्या करूं आपसे, ये क्या असर पड़ता है? मतलब कांग्रेस को इस तरह से हमलावर होने का ही एक तौर तरीका नजर आता है, एक यही रास्ता नजर आता है, देखिए, या सरकार को घेरने का कोई सही तरीका होना चाहिए इन्हीं मुद्दों पर, वो इजाद ही नहीं कर पा रही है कांग्रेस? देखिए, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र की सेहत के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब दुर्भाग्य से, सौभाग्य से, जो भी पॉलिटिकल हालात हैं इस समय देश में, उस समय मोदी सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो मोदी सरकार के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। लेकिन देखिए दिवाकर, मेरा मानना यह है कि अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक बहुत बड़े गुब्बारे को, फूले हुए गुब्बारे को की हवा निकालने के लिए एक सुई की नोक छोटी सी काफी रहती है। अगर वो तीक्ष्ण है, अगर उसमें दम है, तो वो बहुत बड़े गुब्बारे की हवा निकाल सकती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके तर्कों में दम है, अगर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप किसी का अपमान करने भर के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि देश के मीडिया में जो आप बोलेंगे वो सुर्खी बन जाएगा अगले दिन, उसकी कोई समीक्षा वो नहीं करेगा। असल में मीडिया के साथ भी थोड़े से दुराग्रह पूर्वाग्रह हो गए हैं। तो जो विपक्ष के नेता के नाम पर आप जो बोल देंगे वो फ्रंट पेज पे छप जाएगा, उस पर रिएक्शनें छप जाएंगी। तो अब ऐसे में राजनीति, अगर सकारात्मक राजनीति करें राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां, तो मुझे लगता है कि कुछ स्थितियों में सुधार हो सकता है। अन्यथा लोकतंत्र खतरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से नहीं लगता है। लोकतंत्र खतरे में इस वजह से ज्यादा लगता है कि विपक्ष सारा चिंदी चिंदी होकर किसी भी मसले पर एक मत नहीं है, और वो एक मत होकर एक मंच पर जुटने का ड्रामा करता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र को खतरे में डालने के संकेत ज्यादा देती हैं, बजाय इसके कि देश को चलाने के लिए मोदी कैबिनेट जो गंभीर फैसले ले रही है, उनकी वजह से हम ये कहें कि देश खतरे में। राहुल के वार का क्या प्रतिवार रहा, ये बीजेपी जाने और बीजेपी उसका जवाब दे रही है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नज़रिए से रवि पराशर ने जो भांपने और आंकने की कोशिश की है और उस पर जो अपनी टिप्पणी की है, उससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर प्रॉपर जनमत तैयार हुआ होगा कि वास्तव में राहुल गांधी के इस तरीके से, इस अंदाज में मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर और एनडीए सरकार पर हमले का क्या मतलब होता है और उसके मायने क्या होते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी तल्ख अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणियां कर रहे थे और सरकार से वो ढेर सारे सवाल कर रहे थे और उन सवालों का जवाब मांग रहे थे। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।